नमस्कार एवरीवन। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमें बात करनी थी तमिलनाडु के बारे में, लेकिन उसका जितना मेरे को कंटेंट चाहिए वो अभी एक्वायर नहीं हो पाया है। उसकी हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आज की बात रहेगी बंगाल के बारे में और असम के बारे में। तो मोटा मोटे तौर पे हम पहले नीचे से ही शुरू करते हैं। तो केरला में आपको पता ही है, बीजेपी जो है वो एज अ थर्ड फ्रंट पार्टी उभर रही है और वो अच्छा परफॉर्म करेगी, अपना वोट शेयर बढ़ाएगी। लेकिन बीजेपी सरकार नहीं बनाते दिख रही वहाँ पे। अब वो बीजेपी सरकार तो बनाती नहीं दिख रही, पर कुछ लोग कह रहे हैं क्या कोलिजन में आ सकते हैं। तो कोलिजन में भी आना उनका मुश्किल है, क्योंकि चाहे आप एलडीएफ ले लीजिए चाहे यूडीएफ ले लीजिए, दोनों तरफ में जो पार्टीज़ हैं वो बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है उससे मेल नहीं खाती। तो एक तरफ लेफ्टिस्ट है और एक तरफ कांग्रेसी है, मतलब एक तरफ लेफ्टिस्ट है और एक तरफ अल्ट्रा प्रोमैक्स लेफ्टिस्ट है। तो उसके साथ बीजेपी जैसी सेंटर टू राइट और सेंटर पार्टी जो है वो साथ ही जाती नहीं दिखती, ठीक है ना। तो बीजेपी उनके साथ नहीं जाएगी, लेकिन हाँ, अपना एक जो प्रभाव है वो इस चुनाव पे वो बिल्कुल छोड़ने वाले हैं। जो भी सीटें वो जीतेंगे वो एक नींव तैयार करेंगे आगे की चुनाव के अच्छा परफॉर्म करने के लिए। इसके अलावा जो तमिलनाडु है उसमें जो लड़ाई है वो आ गई है अपनी साख बचाने पे और सत्ता पे वापसी करने पे। तो एआईडीएमके और जो बीजेपी का संगठन है ये अपना वापसी करना चाहता है, और जो आपका डीएमके है वो अपनी साख बचाने के उस पे है। हिस्टोरिकली देखा जाए तो एआईडीएमके जो है वो अपनी सरकार जो रिपीट करने की जो बात आती है उसमें बेहतर परफॉर्म करती आई है, और डीएमके अपनी सरकार रिपीट करते हुए बहुत सारे मौक़ों पे चूकी है। अब इसके अंदर कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, पर जब जयललिता जी थी तो ये ट्रेंड था कि एआईडीएमके कंटिन्यूएशन में अब सरकार बना पाती थी और डीएमके नहीं बना पाती थी। और ये जिस स्थिति में जब ये लास्ट टाइम डीएमके वाले जीत के आए थे, और जो अभी एंटी इनकम्बेंसी है, जो इन्होंने वो एक दिया जलने और पूजा के ऊपर जो बवाल किया है, जस्टिस स्वामीनाथन जो हैं उनके उस खिलाफ इम्पीचमेंट का जो ऑर्डर लेके आए थे, जबकि इनके पास नंबर्स नहीं थे फिर भी लेके आए थे। और उसके अलावा गवर्नर से इनकी तू मैं रहना, अपना जो इनका नैरेटिव है वो चलना, इरेडिकेट सनातन धर्म तक बोल देना, तो ये सारी चीज़ें इनके खिलाफ जाती दिख रही है। और तमिलनाडु में एक हिंदू जागृति है। इन सब चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है कि अब की बारी एआईडीएमके वापसी करेगी। अब वो वोट शेयर और वो कितना रहेगा अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि उसके जो समीकरण हैं वो मेरे पास अभी क्लियरली आए नहीं हैं। जल्द ही कल या परसों में उस चीज़ पर हम क्लियरली बड़े पहले विस्तार से बात करेंगे। इसके अलावा जो पुडुचेरी है वहाँ पे आपकी बीजेपी की जो कोलिजन गवर्नमेंट है वो वापसी करती हुई दिखती है। तो बचे 2 स्टेट। ये चुनाव 5 स्टेट का था, लेकिन असम अपनी तरफ से क्लियर है। मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बात करी थी, अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी है आप जाके वो वीडियो देखिए। उसमें मैंने आपको जैसे बताया कि बहुत सारे ओपिनियन पोल्स बीजेपी को 85 टू 94 पे सीटें दे रहे थे कोलिजन को पूरे को। और मेरा मानना है कि बीजेपी अपने दम पे 93 से 96 सीट्स निकालेगी। उसके अलावा जो भी सीट आती हैं जो संगठन को एनडीए 100 से पार लेके जाते हैं वो चेरी ऑन द टॉप रहेगा। लास्ट जो हम पहुंच सकते हैं वो 105 से 106 तक पहुंच सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि बीजेपी अपने दम पे 93 से 96 सीट्स और कोलिजन 99 से 102 सीट्स हमारा जो एनडीए कोलिशन है। अब इसमें मैंने लास्ट टाइम बताया था कि एमपी हैं कांग्रेस के असम से, वो भी वहाँ से हट के बीजेपी में ज्वाइन करे हैं, जिसकी वजह से 99 जो उनका नंबर था लोकसभा में वो भी घट के 98 आया है। ये खबरें आई थी, आपने ना सुनी तो आप पीछे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा तो जो मोटा मोटी बात रह गई 5 में से, असम तो बहुत पहले से बिल्कुल क्लियर था। तो लड़ाई है तमिलनाडु के बारे में और उससे भी इम्पोर्टेंट बंगाल के बारे में। बंगाल के अंदर जो समीकरण निकल के आ रहे थे, जो मैंने लास्ट टाइम आपसे बात करी थी, उसके बाद अभी जो है उसमें ये आया कि लास्ट टाइम जब हम बात करें तब एसआईआर के बाद 65 लाख नाम कटे थे और 2 लाख नाम नए जुड़े थे, तो उसका जो डिफरेंस हटा के 63 लाख इफेक्टिव नंबर 1 आया था। लेकिन अब
अब की बारी जब हम बात कर रहे हैं तो 76 लाख नाम जो है वो हट चुके हैं और अभी भी एसआईआर पूरा नहीं हुआ है। ये सब होते हुए जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें ये दिख रहा है कि जो ममता बनर्जी हैं वो फिर से घबराई हुई हैं। अब उनके घबराहट के कारण भी हैं। उनका घबराहट का कारण सबसे पहला ये निकल के आया जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो एक यंग डॉक्टर थी उनकी जो उनका रेप और उसके बाद उनकी जो डेथ हुई थी, जो विक्टिम रही, उनकी जो माता हैं उनको बीजेपी ने सीट अपने कैंडिडेचर उतारा है। और जब वो बोलेंगी, देखिए बंगाल में महिला का बोलना एक बहुत बड़ा वेट रखता है। ममता बनर्जी का जो भाषण की कला है और जो उनका लड़ने का जुझारूपन रहा है, ये बंगाल के जो पूरा का पूरा एक एटमॉस्फेयर होता है उसको काफ़ी तरीके से अफेक्ट करता है। पर उनके सामने जब लास्ट टाइम हुआ था संजय खाली की जो घटना हुई है, उसके जो विक्टिम थे उनको जब वो टिकट दिया गया था वो भी जीती थी। और अब की बार जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर थी उनका जो विक्टिम है, उनकी जो मदर हैं वो खड़ी करी गई हैं बीजेपी के द्वारा पनीघाती सीट से। तो उनका जब अब भाषण आएंगे और जो उनकी बात वो रखेंगे बड़े स्टेज पे अपनी, और जो उसको काटने जाएगा और जो उसके खिलाफ बोलने जाएगा, तो ये मान के चलिए कि वो अपने आप को खुद ही भस्म होकर रह जाएगा। क्योंकि वो जो बोलेंगे वो बिल्कुल सच बोलेंगे। उन्होंने अपनी बेटी खोई है, जिन हालातों में वो सब कुछ हुआ है और जैसा स्टेट की तरफ से मैनेजमेंट हुई थी, जैसे एविडेंस का टैंपरिंग हुई और जैसे पूरे एक तरीके से इसका मजाक बन के रह गया था सब चीज़ों का, तो उसमें आक्रोश तो पूरे बंगाल में ही है। इन पिछले 5 साल में संदेश खाली की घटना होना, आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना होना, मुर्शिदाबाद के दंगे होना, रामनवमी की शोभा यात्राओं पे पत्थरबाजी होना, दुर्गा पूजा तक पे पत्थरबाजी हो जाना, और अभी जैसे वो डरा रही थी अपने भाषणों में ममता बनर्जी की, अगर मैं नहीं रहूँगी तो 1 सेकंड में लोग आएंगे और आपको ख़त्म करके चले जाएंगे। ये सब इवन ममता बनर्जी पर ही उल्टा पड़ा है। अभी इसी बीच में इन्होंने एक अपना भाषण में और एक तरीके से न्यूज़ में ये आ रहा है कि ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा है कि ये अघोषित राष्ट्रपति शासन लग गया है। तो जो अघोषित राष्ट्रपति शासन कुछ नहीं लगा है, लेकिन हाँ आपके साथ फील हो रहा है क्योंकि आपके जो एक मैकेनिज्म था उसका भंटाधार हो गया है। तो जैसा कि आपको पता है 8 की जगह 2 फेज में चुनाव हो रहा है, तो जो प्री और पोस्ट वायलेंस होता था उसके असर कम हो गए हैं, जो पोल स्टेशन है वो बढ़ गए हैं, एसआईआर में ज़्यादा नाम कट रहे हैं, इनका जो फ्रॉडुलेंट नेटवर्क था, जो फ्रॉडुलेंट वोट डलने की खबर आती थी पूरे बंगाल से, वो एक तरीके से ख़त्म सा हो गया। इसी बीच में जो 76 लाख जैसे मैंने आपको बताया जो नाम कटे हैं, ये आपके 8 to 9% टोटल वोट शेयर का पहुंच जाता है। इसके साथ साथ पिछली बार जब ये जीती तो सिर्फ 58 लाख वोटों से जीती थी। अब 58 लाख वोटों से जीती थी, 76 लाख नाम हट चुके हैं। अगर हम ये मान के भी चलते कि इन 76 लाख वोटों में से 80% भी इनको गिरते थे तो ये अपना जो जीत का जो मार्जिन है तो ख़त्म हो गया। दूसरी बात, जो स्टेप बाय स्टेप इलीगल माइग्रेंट जो घूम के पूरे बंगाल में 8 से 6 चुनाव में वोट डालते थे वो ख़त्म हो गया। इंटिमिडेशन टैक्टिक्स ख़त्म हो गए। इस इलेक्शन कमीशन की तरफ से 6 सूत्रीय आपका नोटिफिकेशन आ गई कि आप इंटिमिडेट नहीं कर सकते, प्रलोभन नहीं दे सकते, प्री एंड पोस्ट वायलेंस नहीं कर सकते, सारा का सारा चुनाव आपका वीडियोग्राफी पे होगा। आप अगर किसी ने ये कंप्लेंट करी कि आप मेरा वोट नहीं डालने दिया गया है और मेरे को रोका गया वोट डालने से, तो उस सीट पर रीपोल होगा। इसके अलावा 2000 से ज़्यादा सीआरपीएफ की टुकड़ियां लगाई गई हैं पूरे चुनाव को देखने के लिए, पूरे चुनाव पर नज़र रखने के लिए। इनकी पुलिस के अंदर जो तबादले हुए हैं कमिश्नर्स के और बड़े लेवल जो तबादले हुए हैं सारे के सारे हुए हैं।
सुप्रीम कोर्ट से लेके ईसी तक, यानी कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों के दोनों मिलके इस चीज़ पे उतरे हैं कि अगर आपने ये SIR चुनाव की तारीख से पहले कंप्लीट नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली राष्ट्रपति शासन लगेगा, क्योंकि चुनाव की तारीख आगे बढ़ानी पड़ेगी और 5 मई के बाद आपका ऑटोमेटिकली इस्तीफा हो जाता है। आपकी सरकार की मियाद जो है वो 5 मई तक है। ये सब होते देख ममता बनर्जी एक तरीके से बैकफुट पे हैं और काफ़ी टेंस भी हैं। लेकिन इन सबके बीच में हमारे को जो समझने की ज़रूरत है कि ये ना तो सेंट्रल की तरफ से कुछ आया है, यानी कि लेजिस्लेचर और सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो इससे दूरी बनाए रखे हुई है। इस वजह से ममता बनर्जी को जो उन पर पर्सनल अटैक लास्ट टाइम हो करके बीजेपी ने गलती करी थी, वो उनको अपना एक एज नहीं मिल रहा है। वो एज नहीं मिल रहा है इस वजह से जो एक पावर और जो एक पुश दिखता है ममता बनर्जी के भाषणों में, वो नहीं दिख रहा है। और अब जो समीकरण लग रहे हैं उनके हिसाब से जो एज चला जाता है SIR, इन जो 6 सूत्रीय जो आदेश दिए गए हैं इसी के द्वारा, इससे तो इन सब के बीच में हमें क्या निकलता देखता है। इस सब के बीच में जो सबसे अहम चीज़ बन जाती है वो 57 सीटें, जिस पे लास्ट टाइम जीत का जो मार्जिन था 15,000 से कम था। अब कहेंगे ऐसी सीटें भी थी तो कैसे उसका जीत का मार्जिन फ़र्क डालता है। वो फ़र्क इस तरीके से डालता है कि बीजेपी के पास पिछली बार 77 इन 77 सीटों में से 11 सीटें ऐसी थी जिसमें बीजेपी का जीत का मार्जिन 15,000 से कम था। इन 57 सीटों के अंदर ही वो 16 सीटें आती हैं। तो 57 में से अगर 16 हटा दे तो बची 41 सीटें। ठीक है, 41 सीटें जो बची उस पर बीजेपी की जो अपोनेंट पार्टी थी यानी कि TMC, वो 15,000 से कम वोटों से जीती थी। तो 77 सीटों पे बीजेपी है और बीजेपी का सिंपल सा फंडा है, वो अपना वोट शेयर इंटैक्ट रखे हुए है और वो परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए तैयार है अपनी। अब हर सीट पे अंदाजन 20,000 नाम कटते हुए दिखे हैं SIR के अंदर। ये नहीं करे इसी तरीके से होगा, पर अगर ये जो नाम कटे हैं और जो सीटें में जो वोट का अंतर इतना है, प्लस बीजेपी ने अपना वोट शेयर हर चुनाव में 1-1, 2-2 प्रतिशत तक बढ़ाया है। लास्ट टाइम इनका जो वोट परसेंटेज था वो 41% था और मैंने आपसे कहा था कि अगर ये वोट परसेंटेज 43% क्रॉस करता है तो बीजेपी अपनी सरकार बिल्कुल बनाएगी। तो 77 सीटें इनके पास हैं, 41 सीटें ऐसी हैं, क्योंकि 57 सीटों की बात करें तो उसमें 16 बीजेपी ने ही जीती थी और 41 TMC ने जीती थी। तो 41 सीटें ये में से जो अब ये मान लीजिए हम 70% सीटें जीतते हैं, ठीक है, तो ये आपका बन के आता है 29 से 30 सीटें और 77 प्लस 30 107 सीटें हो गई। प्लस SIR के बाद आप अगर जो मुस्लिम बहुल एरियाज़ की सीटें को हटा देते हैं और बाकी जो सीटें बचती हैं उसमें से बीजेपी को कितनी सीटें चाहिए अपनी सरकार बनाने के लिए? मात्र 40। अब ये नंबर कितना बचता है कि इसमें से इनको मात्र 40 सीटें चाहिए, तो ये नंबर बचता है अराउंड 90 से 104 सीटों का। तो 294 सीटें हैं। 80 सीटें आप ये हटा दीजिए जो TMC के जहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं वो हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर कितनी बचती हैं? 214। मैं कह रहा हूँ 10 सीटें आप वो हटा दीजिए जिस पर डाउटफुल केस रहता है, 204 सीटों के अंदर से 77 सीटें इनके पास हैं और 30 सीटें और जीत सकते हैं, ठीक है, 107 बची। 96 सीटों पे महाराज 40 तो निकालेंगे। इतना सब होने के बाद, और क्योंकि ममता बनर्जी फुल फॉर्म में नहीं आ पाई हैं अपने चुनाव में जैसे उतरती हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी और पूरा BJP
अपने फॉर्म में है, ताबड़तोड़ रैलियां और सब कुछ शुरू हो गया है। और आप मान के चलिए, कहिए ना, कोई कहे ना कहे, मैं अभी चुनाव को बीजेपी की तरफ मुड़ते हुए देख रहा हूँ। अगर 96 सीटों में से 40 भी जीतते हैं तो 147 पे रह जाते हैं। मैं कहता हूँ 40 नहीं जीतते, 35 भी जीतते हैं, ठीक है, 142 143 रह जाते हैं, तो भी टीएमसी बहुमत नहीं लाती, क्योंकि 1-2 सीटें तो कांग्रेस भी जीतेगी। लेफ्ट ना जीते तो निर्दलीय कुछ लोग हैं वो जीतेंगे। तो तब उस समीकरण को देखते हुए तो वहाँ पे, और जो टाइड है, इतने तगड़े टाइड में फिर भी टीएमसी फंसेगी। ममता बनर्जी का बौखलाना बिल्कुल जायज़ है और बौखलाना बनता भी है। आपने इस पूरे चुनाव से उसमें देखा हो, और पिछले 1 साल के अंदर देखा हो, चाहे लेजिस्लेचर हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, और चाहे जुडिशरी हो, किसी को तो नहीं छोड़ा ऑपोजिशन पार्टीज ने। तमिलनाडु में जुडिशरी के पीछे लग गए, स्वामीनाथन जी के पीछे लग गए, हुआ उनसे कुछ नहीं, वो नंबर्स उनके पास थे नहीं, इम्पीचमेंट फेल हो गई। हाँ, जुडिशरी को ये समझ आ गई कि अगर आपको ये गेम खेलना है तो 2 लोग भी इस गेम को खेल सकते हैं। और सेम इन्होंने इसमें किया, बंगाल में, कि मैं SIR नहीं होने दूंगी, ये नहीं होने दूंगी, वो नहीं होने दूंगी। जो जो चीज़ें इन्होंने बोली सब कुछ हुआ। उन्होंने कहा वक्फ बोर्ड लॉ नहीं आने देंगे, आया। CA नहीं होने दूंगी, हुआ। SIR नहीं होने दूंगी, हुआ। ये सब कुछ होते हुए अब ये स्थिति है, इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से क्या कट गया है, क्या बचा है। जो अपना समेटने गई थी, अब की बार पता चला कि जो थाल लेके गई थी, थाल की जगह छन्नी ले गई और सब कुछ झटक के निकल गया। इनके पास बचा है तो सिर्फ मुस्लिम वोट बचा है और इनका पुराना कैडर का वोट बचा है। हिंदू अब की बार इधर नहीं रहा है, ना हिंदू को कोई खौफ है कि मेरा वोट डलेगा नहीं डलेगा। और जब जब हिंदू बाहर निकलेगा और जहाँ जहाँ हिंदू बाहर निकलेगा वहाँ पे आप मान के चलिए ममता बनर्जी को कुछ नहीं मिलना। लेजिस्लेचर का इन्होंने मजाक बना के रख दिया था कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनको आन दो भाई, जान दो, उनका प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होगा। प्रेसिडेंट आ रही हैं, उनका प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होगा, इनका अलग ही धरने चलेंगे। आईपैक के मामले में ये सबसे पहले पहुंच जाते हैं, लेकिन आपके स्टेट के अंदर जब महामहिम राष्ट्रपति आते हैं तब इनको प्रोटोकॉल छोड़ो, इनको रिसीव छोड़ो, कुछ भी याद नहीं रहता है। उनको एक स्टेज पे बोलना पड़ता है कि इतना घटिया हिसाब किताब तो मैंने कहीं देखा ही नहीं। मतलब समझिए, आपकी राष्ट्रपति जो कि बहुत ही सौम्य तरीके से बात करती हैं, बहुत ही कम बयान देती हैं, उनको अपने ही संथाली एक आदिवासी प्राधिकरण में बोलना पड़ा है कि आप ये नहीं चलेगा। फिर ये एग्जीक्यूटिव के पीछे पड़ गए, ईसी के पीछे पड़ गए। ईसी ने सब कुछ इनके सामने रख दिया कि भाई इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी हूँ, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू आओगे तो सुप्रीम कोर्ट से सही, और मेरे थ्रू जाओगे तो मेरे थ्रू सही। SIR एकदम सही से हुआ, पूरे देश में सही से हुआ, तो यहाँ भी सही से होना है। आपको उस तरीके से समझ नहीं आ रहा तो सुप्रीम कोर्ट साथ में आ गया, और दोनों ने मिलकर अब जो किया है उसमें का जुलूस निकलता दिख रहा है। लास्ट चीज़ जो है वो है, इस पूरे परिक्रमा के होते होते बीच में चीज़ निकल के आई, एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला कोर्ट के द्वारा कि धर्म परिवर्तन अगर कोई कर रहा है और हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म छोड़ के वो क्रिश्चियनिटी, इस्लामिज़म या और किसी धर्म में शिफ्ट हो रहे हैं, तो आपको अपने ज़िला उसमें नोटिफाई करना पड़ेगा, और आपकी जो SC की जितनी भी सुविधाएं हैं और आपका जो स्टेटस है वो रद्द हो जाएगा। ये धर्म परिवर्तन का जो माफिया चल रहा है पूरे देश में, इसके खिलाफ बहुत अच्छी पहल है, और ये उस नैरेटिव को क्लियर करता है कि अगर आप ये कहते हैं कि हिंदुइज्म में
समानता नहीं है, आपका शोषण होता है, तो आपने अगर धर्म छोड़ ही दिया, हाँ, और आप कन्वर्ट हो रहे हैं, तो आप मान के चलें ना कि जिस धर्म में आप कन्वर्ट हो रहे हैं वहाँ समानताएं हैं। जब समानताएं हैं तो फिर आपका रिजर्वेशन की कोई आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप बिल्कुल जाइए, रिजर्वेशन खत्म होगा आपका। इसको लेके जो कुछ संगठन है जो इन कार्यों में सम्मिलित थे कन्वर्जन वगैरह के, उसमें काफ़ी चिल्लम चिल्ली का माहौल है, लेकिन देश के कई सारे वर्गों में इसका अच्छे से स्वागत किया जा रहा है। और ये देख के काफ़ी खुशी होती है कि फाइनली जो चीज़ गलत हो रही थी एक लेवल पे, उनके खिलाफ बात हो रही है। बात होगी तभी चेंज आएगा, और चेंज इज़ द नीड ऑफ सोसाइटी टू मूव फॉरवर्ड। इसी के साथ आज के वीडियो के लिए इतना ही। फाइनली सब चीज़ें कंपाइल करते हुए असम में बीजेपी 93+ रहेगी मेरे अनुमान से। अगर बंगाल में अभी एसआईआर पूरा हुआ नहीं है, उसके जो फाइनल जो आंकड़े आएंगे उसके हिसाब से हम फाइनल पोल रखेंगे। और लास्ट से अभी जब जाते हैं तो मेरे को लगता है कि बीजेपी 140+ का आंकड़ा आराम से क्रॉस कर रही है। और अगर बीजेपी 140+ सीट्स ला रही है और आपका वोट शेयर 42% से ऊपर लेके जाती है, तो आप मान के चलिए कि बीजेपी सरकार बनाएगी बंगाल में। तमिलनाडु में एआईडीएमके और बीजेपी पूरे ज़ोर शोर से काम कर रही है। वहाँ पे जो मेन मुद्दे रहेंगे वो रहेंगे कि हिंदू जागृति कितनी है, और जो वहाँ पे एक एंटी इनकम्बेंसी उसका फैक्टर कितना वेटिंग करता है। साथ ही साथ जहाँ विजय जोसेफ की जो पार्टी है उससे जो वोट कटते हैं वो किसके कटते हैं और क्या समीकरण बनेंगे, उसको लेकर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। केरला में जैसे मैंने आपसे बोला कि लास्ट में कि बीजेपी थर्ड फ्रंट है, और जो बाकी दोनों वहाँ पे मेन ग्रुप्स हैं उनके साथ हमारा अलाइनमेंट नहीं बनता, लेकिन बीजेपी अपना वोट शेयर बढ़ाएगी, सीटें लाएगी और एक मजबूत नींव रखेगी आगे के चुनावों के लिए। पुंडुचेरी बिल्कुल क्लियर रहेगा, उसमें हमारी सरकार एक जो कोलिजन गवर्नमेंट चल रही है वही चलेगी। इसी के साथ आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। आपसे सभी से अनुरोध, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।